हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्रिया शरीर का चैप्टर 3 त्रिदोष स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम त्रिदोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वाइवा और बीएमएस प्रोफेशनल के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द त्रिदोष, चैप्टर नंबर 3 त्रिदोष। त्रि मतलब तीन, दोष मतलब दो। तो शारीरिक दोष तीन होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका है। और मानसिक दोष कितने होते हैं? दो, रज और तम। सत्व को दोष के रूप में नहीं माना गया। अब हम देखते हैं कि त्रिदोष की व्युत्पत्ति। त्रिदोष की व्युत्पत्ति तो वात, पित्त, कफ जब प्राकृत होते हैं तो अन्य धातुओं, उपधातु और मलों को दूषित करते हैं, इसीलिए इनको दोष कहा जाता है। ठीक है। निरुक्ति क्या है? दूषयन्ति इति दोष। दूषयन्ति इति दोष, इसको याद कर लेना है। दूषित करने वाले को दोष कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि दोष, धातु, मल तीनों ही शरीर में अपनी साम्य अवस्था में रहते हुए शरीर का पोषण करते हैं तथा वैकृत अवस्था में शरीर को दूषित करते हैं, तो फिर धातु एवं मलों को दोष संज्ञा न देकर केवल दोषों को ही दोष क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर ये है कि दोष की परिभाषा देखकर स्पष्ट हो जाता है कि दोष की संज्ञा उसी को प्राप्त है जो वैकृत अवस्था में शरीर को दूषित करे और प्राकृत अवस्था में शरीर का निर्माण करे, जो दोष और मलों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि धातु तथा मल प्राकृत का निर्माण नहीं करते हैं, प्रकृति का निर्माण नहीं करते हैं। सत्व को भी दोष नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सत्व को दोष नहीं कहा गया है, क्योंकि वह प्रकृति का निर्माण तो करता है किंतु शरीर को दूषित नहीं करता है। अब हम जानते हैं त्रिदोष की परिभाषा, कि त्रिदोष की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है प्रकृत्यारंभकत्वे क्षति स्वातंत्रेण दुष्कत्वं दुष्टीकृतत्वं वा दोषत्वं। जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं दुष्ट होकर के और रोग को उत्पन्न करे तथा जो प्रकृति का निर्माण करे वह दोष है। ठीक है। तो यह श्लोक याद करना पड़ेगा। ठीक है। प्रकृत्यारंभकत्वे क्षति स्वातंत्रेण दुष्कत्वं दुष्टीकृतत्वं वा दोषत्वं। ठीक है। ये था आपका परिभाषा त्रिदोष का, कि त्रिदोष का क्या परिभाषा। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि वात, पित्त, कफ अपने से दूषित होते हैं, वे किसी की अपेक्षा नहीं करते। वात, पित्त, कफ जो है वो खुद से ही दूषित होते हैं और किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं। जबकि रक्त, दुष्ट वात आदि के संपर्क से दूषित होता है। ठीक है। रक्त जो है वात आदि के संपर्क से ही दूषित होता है और स्वतंत्र रूप से वह दूषित नहीं होता है। अगर स्वतंत्र रूप से है तो वो दूषित नहीं होता है, किसी के संपर्क में आएगा तो वो दूषित हो जाता है। किसके संपर्क में आएगा तो दूषित होगा? दोष के संपर्क में। जैसे कि वात, पित्त या कफ किसी के भी संपर्क में आया तो रक्त जो है, हमारा ब्लड जो है वो दूषित हो जाएगा। अब रक्त को आचार्य सुश्रुत ने चौथा दोष माना। रक्त यदि दोष होता तो उसे प्रकृति का निर्माण करने वाला भी होना था, परंतु रक्त प्रकृति का निर्माण नहीं करता, अतः वात, पित्त, कफ ये तीन ही शरीर के दोष हैं। दोष की संज्ञा। अब शारीरिक दोष कौन होता है? आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष कौन है? रज और तम। सत्व को दोष नहीं माना गया। अब देखते हैं शारीरिक दोष के बारे में। दोषा पुनस्त्रयो वात, पित्त, श्लेष्माना ते प्रकृति भूता शरीरो उपकारका भवन्ति विकृतिमापनास्तु खलु नानाविधै विकारै शरीर मुक्ता पयन्ति। ये शारीरिक दोष प्रकृति निर्माण के मूलभूत कारण होते हुए शरीर पुष्टि कारक भी होते हैं।
वैकृत अवस्था में यह शरीर को नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारी उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं मानसिक दोष के बारे में, मानस दोष के बारे में। तो रज एवं तम को मानस दोष की संज्ञा दी गई है, मानस दोष माना गया है। मन उसका अधिष्ठान है। मानस दोषों में रज दोष प्रधान होता है, ठीक है। सत्व को शुद्ध कहा गया है, अतः दोषों में गणना इसकी नहीं की गई है। रज तथा तम ही दोष युक्त होते हैं, ठीक है। और रज में रोमांस होता है, रज में रोसांस होता है, रज में रोसांस तथा तम में मोहांस की अधिकता होती है। रज में रोसांस तथा तम में मोहांस की अधिकता होती है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अब है नेक्स्ट आपका रज दोष। रज दोष, तो रज जो है वो प्रवर्तक होता है, मन को काम में कर्म में लगाता है, ठीक है। आसक्ति उत्पन्न करने वाला होता है, प्रेरक, विभिन्न गतिविधियों का कारक होता है, दुख का कारण, उत्साह का कारण, उत्तेजक, चंचल, चल, रोष मतलब क्रोध युक्त होता है, ठीक है। प्राकृत अवस्था में रहते हुए यह हितकर होता है, किंतु इसकी वैकृत अवस्था में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उस दौरान ये बीमारी उत्पन्न करता है। अब देखते हैं तम दोष के बारे में। तम दोष अज्ञानता को उत्पन्न करने वाला नियामक होता है। प्रमाद एवं आलस्य का कारण तम दोष ही है। उदासीन, असंवेदनशील, गुरु, मूढ़ता या फिर अज्ञान का कारण, भ्रमक, निद्रा का कारण, स्थिर, स्लो, स्थिर मतलब स्लो, ज्ञान का आवरक होता है, कौन? तम दोष के कारण। साम्य अवस्था में यह रज का नियामक होता है, साम्य अवस्था में यह रज का नियामक होता है, विकृत अवस्था में यह ज्ञान का आवरक होता है, अतः स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है, कौन? तम दोष। अब देखते हैं त्रिदोष का महत्व। त्रिदोष का क्या महत्व है? सबसे पहले श्लोक देखते हैं। सर्व शरीर चरास्तु वात पीत सलेशमाना सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभानि कुर्वन्ति प्रकृतिभूता शुभानि उपचय बल वर्ण प्रसादादिनी अशुभानि पुनर्विकृति मापन्ना विकार संज्ञाकानि। सभी के शरीर में वात पित्त कफ शर शरीर है, अतः पूरे शरीर में वात पित्त कफ फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। उसके बाद में कुपित होते हुए, जब ये कुपित हो जाता है तो अशुभ कार्य करता है, कुपित होते हुए अशुभ कार्य करते हैं और अकुपित अवस्था में शुभ कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति का निर्माण उपचय, बल, वर्ण, प्रसाद आदि प्रदान करते हैं, विकृत अवस्था में अशुभ कार्य अर्थात विकार उत्पन्न करते हैं। महर्षि चरक ने शरीर स्थान में क्या कहा है? महर्षि चरक ने शरीर स्थान में कहा है कि प्रकृति भूतानां तु खलु वातादीनां फलमारोग्यम। वात आदि दोष प्रकृति निर्माण करते हैं, तो वात आदि दोष प्रकृति निर्माण करते हुए आरोग्य फल प्रदान करते हैं। उसके बाद में क्या बोले उन्होंने? वैसर्गादान विक्षेपै सोम सूर्यानिला यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्ता नीला अस्तथा। सुश्रुत ने क्या कहा? सुश्रुत ने जगत के साथ सामंजस्य बताते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में त्रिदोष का महत्व बताया है। जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य एवं वायु विसर्ग, आदान एवं विक्षेप कार्य द्वारा संसार का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ चंद्रमा का प्रतिनिधि करते हुए विसर्ग के द्वारा कार्य करता है। विसर्ग कार्य द्वारा एनाबोलिज्म करता है, मतलब बॉडी में कोई चीजों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वात जो है वो सूर्य का प्रतिनिधि करता है और आदान कार्य द्वारा कैटाबोलिज्म, बॉडी में कोई चीज का ब्रेकडाउन होगा। वायु का प्रतिनिधि करते हुए विक्षेप कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफ्यूजन वगैरह होता है, ठीक है। प्रकृति निर्माण के दोषों की भूमिका। प्रकृति निर्माण में जैसे प्रकृति का निर्माण होता है, उसमें दोषों की क्या भूमिका? प्रकृति का मतलब क्या होता है कि शुक्र और शोणित के संयोग से जब गर्भाशय में जिस दोष की अधिकता होती है, उसकी वजह से
बच्चे में जिस दोष का प्रभाव पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में पैदा होने वाले प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति, शारीरिक और मानसिक प्रकृति होती है। यह प्रकृति उस व्यक्ति में सर्वदा रहने वाली होती है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो प्रकृति उस व्यक्ति के अंदर रहेगा, अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत तक रहती है। प्रत्येक मनुष्य की विशेषता ही उसकी प्रकृति कहलाती है। यह प्रकृति गर्भ में ही बन जाती है, मतलब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, उसी दौरान ही ये प्रकृति बन जाती है। नेक्स्ट है क्या, प्रकृति निर्माण, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, भी है। ठीक है, शुक्र शोणितम संयोगे यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शृणु। पिता के शुक्राणु मतलब स्पर्म तथा माता के शोणित मतलब ओवम, ये है आपका स्पर्म और ये हो गया शोणित मतलब ओवम। तो स्पर्म और ओवम का जब संयोग होता है, मीन्स फ्यूजन होता है, तो उस दौरान क्या बनता है, जाइगोट। तो पिता के शुक्राणु तथा माता के शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रबल होते हैं, उन्हीं के अनुसार शिशु मतलब बच्चे की गर्भ में प्रकृति बनती है। इस प्रकार वात आधिक्य से वातज प्रकृति, पित्ताधिक्य से पित्तज प्रकृति, कफाधिक्य से कफज प्रकृति, द्वंद्वाधिक्य से द्वंद्वज प्रकृति तथा दोषों के श्यामावस्था से शम प्रकृति का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया गया है कि विष जातो यथा कीटो न विशेषे न विपघते तदत्व प्रकृतयो मर्त्यम शकन्युन्ति वाधितम। जिस प्रकार विष में उत्पन्न हुआ कीड़ा विष के कारण नहीं मरता, उसी प्रकार मनुष्यों की प्रकृतियां निश्चित ही शरीर को बाधा नहीं पहुंचाती है। उदाहरण, जिस प्रकार जैसे विषैले सर्प को अपने विष से कोई हानि नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार दोष उत्कटता गर्भज होने के कारण सहज होती है, अतः घातक नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार जैसे सांप के अंदर जो विष होता है वो विष सांप को नहीं मारता है, उसके लिए हानिकारक नहीं है। सेम उसी तरह हमारे शरीर में जो दोष है, वात पित्त कफ या फिर मानसिक दोष रज और तम, उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये अगर विकृत अवस्था में हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तब जाकर के ये बीमारी को उत्पन्न करती है। अब देखते हैं ऋतु और दोष का परस्पर संबंध। तो कफ की बात करें तो शिशिर ऋतु में इसका संचय होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होगा और ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन होगा। वात का देखें, वात दोष का, तो ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है और शरद ऋतु में इसका शमन होता है। ठीक है, अब देखते हैं पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष जो है वो वर्षा ऋतु में इसका संचय होगा, शरद ऋतु में प्रकोप होगा और हेमंत ऋतु में इसका शमन होता है। ऋतुओं के अनुसार रसों की उत्पत्ति, तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, वसंत में कसाय रस की, ग्रीष्म में कटु रस की, वर्षा में अम्ल रस की, शरद में लवण रस की, हेमंत में मधुर रस की उत्पत्ति होती है। रस दोषों का परस्पर संबंध, मधुर रस जो है इसमें मधुर अम्ल और लवण में कफ का प्रकोप होता है। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस में कफ का प्रकोप होता है। कटु तिक्त और कषाय में कफ का शमन होता है। बात करें वात मधुर, वात का शमन होता है। अम्ल और लवण इसमें वात का शमन होता है। तो मधुर अम्ल लवण में वात का शमन होगा। ठीक है, मधुर अम्ल और लवण में वात का शमन होगा और कटु तिक्त और कषाय में वात का प्रकोप होगा। वात की बात करें तो मधुर अम्ल और लवण में पित्त का शमन होता है। मधुर में पित्त का शमन होगा, अम्ल में पित्त का प्रकोप होगा, लवण में पित्त का प्रकोप होगा, कटु में पित्त का प्रकोप होगा। तिक्त रस में पित्त का शमन होगा। ठीक है, और कषाय में पित्त का शमन होता है। रात्रि
रात्र आयु भोजन अनुसार दोषों का जैविक काल, जैसे कि अहो मतलब दिन होता है, तो वात का प्रकोप दिन के संध्या काल में होगा, रात्रि के अंतिम प्रहर में, और आयु की बात करें तो वृद्धावस्था में प्रकोप होता है ज्यादातर, और भोजन की बात करें तो परिपक्वावस्था में। पित्त का प्रकोप देखिए तो दिन के मध्य भाग में, मतलब मध्या में, रात्रि के मध्य रात्रि में, आयु की बात करें तो युवावस्था में इसका प्रकोप होता है, और भोजन पच्यमानावस्था में। कफ का प्रकोप देखिए तो दिन के प्रातः काल में, सुबह में, रात्रि के प्रारंभिक पहर में, और आयु को देखे तो ये बाल्यावस्था में प्रकोप करते हैं ज्यादातर, और भोजन जो है अमावस्था में। ठीक है, अब देखते हैं दोष गुण का परस्पर संबंध। दोष गुण का परस्पर संबंध, कि दोष गुण का क्या परस्पर संबंध है। तो दोष और इसका गुण, वात प्रकोपक गुण कौन कौन है? गुण इसके क्या है वात के? रुक्ष मतलब रफ, लघु, शीत, खड़, विशद, सूक्ष्म, चल, सुशील, शर, मृदु। पित्त प्रकोपक गुण क्या है? उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, विदाही, मृदु, स्निग्ध, शर, पिश्चिल, सलक्षण, सूक्ष्म, द्रव। कफ प्रकोपक गुण क्या है? श्वेत, स्निग्ध, गुरु, पिश्चिल, सलक्षण, अभिसंधि, द्रव, मंद, कठिन, स्थिर, स्थूल, शांद्र। तो आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो, इजी लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ। साथ ही साथ अपनी BMS की पढ़ाई को इजी बना सके और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।